फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया CaCO3 प्लस twice NaCl gives you CaCl2 plus Na2CO3 और मैंने लिख दिया CaCl2 plus Na2CO3 gives you CaCO3 plus twice NaCl। जरा देखिए, पहले और दूसरी रिएक्शन को मैंने ठीक उलट दिया। इधर मैंने CaCO3 प्लस twice NaCl gives you CaCl2 plus Na2CO3. CaCl2 plus Na2CO3 gives you CaCO3 plus twice NaCl. Now, such a type of reaction, such type of phenomena really very much confuse us. अब यह बात सोचना कि पहली रिएक्शन होगी या दूसरी रिएक्शन होगी। वंस अगेन, अब इधर आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज, जनरल IQ ये इसको अप्लाई करने में फेल हो जाती है। तो फिर भी आपने ये कंपाउंड सुन रखे, हमें आगे ऐसे ऐसे रिएक्शंस, ऐसे ऐसे फिनोमेना बता दिए जाते हैं जो हमने पहले सुन नहीं रखे, और फिर हमसे यह पूछ दिया जाता है कि बताइए यह फिनोमेना होगा या नहीं होगा, इट्स स्पॉन्टेनियस और नॉट, और दिस इज स्पॉन्टेनियस और दिस इज स्पॉन्टेनियस, और वेदर दिस रिएक्शन स्टे इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है, और वहां पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना हुआ रहता है, दोनों ही कोएग्जिस्ट करते। और डू वी हैव एनी कंडीशन जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, और डू वी हैव एनी कंडीशन जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी? नाउ, इन ऑर्डर टू डिसाइड दिस वी नीड टू हैव अ साइंटिफिक मेथड, a theoretical method, there must be some mathematics, there must be some theory which should tell us clearly and specifically that when do the process is spontaneous and when do the process is non-spontaneous. For example, बारिश का होना, हमारे एरिया में बारिश जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, मतलब जुलाई और अगस्त में रेनफॉल इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मगर अप्रैल और मई में बारिश नहीं होती है, जमीन पर फैला हुआ पानी तेजी से उड़ता है। तो आखिर अप्रैल और मई में क्या डिफरेंस आ जाता है? जुलाई और अगस्त में किन फिजिकल पैरामीटर्स में, एनवायरनमेंट में क्या फर्क आ गया जिससे जुलाई और अगस्त में बारिश होने लगी और अप्रैल और मई में बारिश नहीं हो रही है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस, और उसको हमें सिर्फ थियोरेटिकली, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं समझना है, उसके पीछे की थ्योरी को समझना है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स को समझना है। हमको एक सॉलिड मेथड डिवाइस करना है, जिस मेथड के द्वारा हम किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या फिर नॉन स्पॉन्टेनिटी को बड़ी आसानी से जज कर सके। That is our concern in this article, spontaneity criterion. अब स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरियन को समझने समझाने के लिए सबसे पहले हम कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को सोचते हैं। इस चॉक का गिरना, इस चॉक जब गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है,
गर्म चाय का ठंडा होना। जब गर्म चाय ठंडी हो रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, वो हीट लिबरेट कर दे रही है। बम का फट जाना, बम जब फट रहा है, whenever a bomb is exploding, there is enormous amount of energy which is released there. पेट्रोल का जलना, during the combustion of petrol, once again we are observing that enormous amount of energy is being released. हमने थर्मोकेमिस्ट्री में कंसेप्ट पर रखा है, formation of stable compound is exothermic, while formation of unstable compound, formation of explosives are generally endothermic. स्टेबल कंपाउंड जब बनते हैं तो हीट लिबरेट हो जाती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है। जबकि जब अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, वहां हीट एब्जॉर्ब होती है, वह एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम एक बात जानते हैं, इस यूनिवर्स में हर सिस्टम अपने आप को थर्मोडायनामिकली स्टेबल बनाना चाहता है, and we always have more thermodynamic stability when heat is liberated by the system. यदि सिस्टम हीट को लिबरेट कर दे तो थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जब सिस्टम हीट को लिबरेट करता है मतलब उस फिनोमेना के दौरान एंथैल्पी नेगेटिव है। हम कहते हैं किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने में एंथैल्पी का कुछ ना कुछ रोल जरूर है। यदि एंथैल्पी नेगेटिव है, हीट लिबरेट हो रही है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। और यदि एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब हीट यदि एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब प्रोसेस यदि एंडोथर्मिक है, ऐसी कंडीशन में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम हो जा रही है और शायद वह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। इस बात को सोचकर मैं सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला क्राइटेरियन सजेस्ट करता हूं, इट्स एंथैल्पी क्राइटेरियन। एंथैल्पी क्राइटेरियन। In this enthalpy criterion, I say that enthalpy have got something to do with spontaneous and non-spontaneous process. Enthalpy की वजह से कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। Whenever enthalpy is negative, means if it is a exothermic process, it's a spontaneous process. While whenever delta H is पॉजिटिव, यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वह एंडोथर्मिक प्रोसेस होएगा। ऐसी सिचुएशन में हीट यदि एब्जॉर्ब हो रही है तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी
और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के कम हो जाने से वह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। दिस इज एंथैल्पी क्राइटेरियन। अब जरा हम इस क्राइटेरियन को और फर्दर समझें। लेट्स लुक डीप इनटू दिस क्राइटेरियन। क्या वाकई में यह क्राइटेरियन सही है? क्या इस क्राइटेरियन को एक्सेप्ट कर लिया जाए? हम इस बात को अब समझने की कोशिश करते हैं। इसी क्राइटेरियन को जरा गहराई में देखते हैं। एंथैल्पी क्राइटेरियन का मतलब है कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वह सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। कोई सा भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। यदि हम एंथैल्पी क्राइटेरियन को परफेक्टली सही माने तो इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑल दोस प्रोसेस मस्ट बी नेसेसरीली स्पॉन्टेनियस। दे शुड नेवर बी नॉन स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल साफ यह मतलब हुआ। एंथैल्पी क्राइटेरियन का यह मतलब भी हुआ कि जितने भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, ऑल दोस प्रोसेस मस्ट बी नेसेसरीली नॉन स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कुड नेवर बी स्पॉन्टेनियस। अब जरा सोचिए, हम प्रैक्टिकली हमारे आसपास होने वाले प्रोसेस में सोचते हैं कि क्या वाकई में एंथैल्पी क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है हर जगह पर? बम का फटना मुझे समझ में आ जाता है, वो स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि एंथैल्पी क्राइटेरियन के हिसाब से बम फटने के दौरान हीट लिबरेट हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए स्पॉन्टेनियस। पेट्रोल का जलना यह स्पॉन्टेनियस है, मुझे समझ में आ जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए स्पॉन्टेनियस। इस चौक का गिर जाना मुझे समझ में आता है, क्योंकि इस चौक के गिरने के दौरान भी हीट लिबरेट हो रही है, वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए स्पॉन्टेनियस। गर्म चाय का ठंडा होना, मुझे उसका भी स्पॉन्टेनिटी समझ में आ जाता है, क्योंकि वह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वह स्पॉन्टेनियस है। बारिश का होना, मुझे वह भी समझ में आ जाता है, क्योंकि जब बारिश हो रही है तब पोटेंशियल एनर्जी काफी कम हो जा रही है, हीट उसकी भी कम हो रही है, एंथैल्पी उसकी भी नेगेटिव है, और वह भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मगर इस कमरे में फैले हुए पानी का इवापोरेट हो जाना, यह भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मगर इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान हीट लिबरेट नहीं होती है, हीट तो एब्जॉर्ब होती है। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मगर यह एक्सोथर्मिक नहीं है। बर्फ का पिघल जाना, इस कमरे में खुले में बर्फ रख दो तो धीरे धीरे पिघल जाएगा, वह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मगर खास बात वह भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। इनफैक्ट दैट इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। There are lot of spontaneous process which are endothermic. इसके हिसाब से कोई सा भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं हो सकता, मगर हम कई सारे ऐसे प्रोसेस जानते हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर। जब NH4Cl वाटर में डिसॉल्व होता है तो वहां हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इट्स एंडोथर्मिक। हम कई सारे ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जानते हैं जो एंडोथर्मिक है, जैसे ठीक इनके उल्टे बोल दूं मैं, चाय का गर्म हो जाना, पानी का उबलना।
गिरे हुए चौक का ऊपर उठ जाना, ये सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस इसलिए है क्योंकि यह एंडोथर्मिक है। मगर मैं ऐसे भी ढेर सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकता हूं जो एक्सोथर्मिक है। फॉर एग्जाम्पल, बैठे बैठे आपका ठंडा होते जाना। आप बैठे हो और धीरे धीरे आपका टेम्परेचर कम होता जाए, तो जब आपका टेम्परेचर कम होगा, आप ठंडे होते जाओगे, तो आप हीट रिलीज करते जाओगे। हीट रिलीज करते जाओगे मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। मगर क्या ऐसा होता है? क्या रखे रखे किसी चीज का टेम्परेचर कम होता है? क्या रखे रखे कोई कॉन्स्टेंटली हीट लिबरेट करते जाता है? नहीं। बॉटल में भरे हुए पानी का बर्फ बन जाना रखे रखे, वंस अगेन, यदि यह फिनोमेना हो सकता होता तो यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता, मगर ऐसा कभी नहीं होता। द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हम कहते हैं एंथैल्पी क्राइटेरियन कई जगह पर अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, मगर कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जहां एंथैल्पी क्राइटेरियन होल्ड नहीं कर रहा है। हम कहते हैं कि यह एंथैल्पी क्राइटेरियन गलत है या अधूरा है। सिर्फ एंथैल्पी को देखकर ही आप यह नहीं बता सकते कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। दिस इज आइदर अ रॉन्ग क्राइटेरियन और अ इनकम्प्लीट क्राइटेरियन। वी नीड टू कंप्लीट इट। लुकिंग इनटू एंथैल्पी ओनली doesn't confirm, doesn't clarify spontaneity of any process. अब हम साधारण सी बात बोल रहे हैं, एंथैल्पी क्राइटेरियन इज अ फेलियर क्राइटेरियन. It could never explain the spontaneity or non-spontaneity of any process. एंथैल्पी को देखकर आप कभी भी यह बात नहीं बता पा रहे हो कि कोई सा भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. हमें कुछ और फैक्टर पर विचार करना ही होगा, सोचना ही होगा कि आखिर ऐसा कौन सा कंसेप्ट है, कौन सा लॉजिक है जो किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस बनाता है. एंथैल्पी के बाद अगला कंसेप्ट सोचने के लिए इसी समय हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि आखिर इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हो क्या रहा है. देखिए, मैं एक बल्ब लेता हूं और इस बल्ब को दूसरे बल्ब से कनेक्ट कर देता हूं थ्रू अ स्टॉप कॉक. एक स्टॉप कॉक के द्वारा यह बल्ब दूसरे बल्ब के साथ कनेक्टेड है. Whenever I left the stop cock, यह दोनों बल्ब कनेक्ट हो जाएंगे. इस बल्ब में मैं नाइट्रोजन गैस भर देता हूं 1 एटमॉस्फेयर पर और इस बल्ब में मैं ऑक्सीजन गैस भर देता हूं 1 एटमॉस्फेयर पर. नाइट्रोजन गैस, प्योर नाइट्रोजन गैस in this bulb and pure oxygen gas in this bulb, both the gases are at 1 atmosphere. means जो हमारे आसपास एम्बिएंट कंडीशन में जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर पर हमने दो अलग अलग गैसेस भर दिए. खास बात, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस पेयर ऑफ गैसेस, दे आर स्पेशल टू ईच अदर बिकॉज द टू गैसेस आर इनर्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, द टू गैसेस आर इनर्ट with respect to each other. Now what do I mean by this statement? मेरा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती है.
हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में वी हैव गॉट 79% नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन, और यह दोनों गैस हमारे आसपास को एग्जिस्ट कर रही है। दे आर एग्जिस्टिंग बिकॉज दे डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन नहीं होती। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द टू गैसेस रिएक्ट only in drastic circumstances. Do you know what is that circumstance? What is that condition? When nitrogen and oxygen react. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपस में रिएक्शन होती है ड्यूरिंग लाइटनिंग, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क। जब आसमान में बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने के दौरान जिस जगह पर लाइटनिंग हो रही है आसमान में ऊंचाइयों में, वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं इस तरह से। या फिर जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते समय कोई सा भी पंखे का, ट्यूबलाइट का या किसी भी चीज का, गीजर का, एसी का, जब स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते समय स्विच बोर्ड में पीछे की तरफ हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क के दौरान जहां इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है वहां पर जो आसपास की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वह कंबाइन करके NO गैस बनाती है। हम कहते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है इट ऑकर्स ओनली इन सच ड्रास्टिक कंडीशंस। इस तरह की ड्रास्टिक कंडीशंस में यह रिएक्शन होती है। इन नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कभी भी रिएक्ट नहीं करते। एनीवे, इस समय जो मैं यह एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, जो फिनोमेना कर रहा हूं, इसमें किसी तरह की कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं रखी गई है। ना तो वहां कोई बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, और न ही वहां किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है। इसका मतलब इस जगह पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन नहीं होनी है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इनर्ट ही रहना है। अब वहां पर प्रेशर में भी किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं रखा। नाइट्रोजन इधर भी 1 एटमॉस्फेयर पर है, ऑक्सीजन इधर भी 1 एटमॉस्फेयर पर है, एंड दिस इज परफेक्टली हेल्दी कंडीशन ऑफ प्रेशर। इस कंडीशन पर ही नाइट्रोजन हमारे चारों तरफ रहती है और मस्त होकर रहती है, किसी तरह से कोई उसको समस्या नहीं है। और इसी कंडीशन पर ऑक्सीजन भी हमारे चारों तरफ है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, आई लिफ्ट अप दिस स्टॉप कॉक। मैं इस स्टॉप कॉक को उठा देता हूं। जब मैं इस स्टॉप कॉक को उठा देता हूं, द फिनोमेना वुड ऑकर। अब एक फिनोमेना होगा, होने लगेगा। यू नो व्हाट फिनोमेना वुड ऑकर? पहले इस बल्ब में सिर्फ नाइट्रोजन गैस थी। स्टॉप कॉक उठाने के बाद कुछ समय के बाद हम पाएंगे
कि नाइट्रोजन के साथ साथ अब इस बल्ब में ऑक्सीजन गैस भी आ गई। इसी तरह से पहले इस बल्ब में सिर्फ ऑक्सीजन गैस थी, मगर स्टॉप कॉक उठाने के बाद हम पाएंगे कुछ समय के बाद इस बल्ब में नाइट्रोजन गैस भी आ गई है। द टू गैसेस मिक्स विथ ईच अदर, द टू गैसेस डिफ्यूज विथ ईच अदर, दोनों गैस एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी और यह फिनोमेना हो जाएगा। इस फिनोमेना को हमने सिर्फ इनिशिएट करा है। इस फिनोमेना को इनिशिएट करने के बाद हमने किसी तरह का कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाया, हमने तो सिर्फ स्टॉप को उठाया और उसके बाद ये फिनोमेना खुद ब खुद हो गया। खुद ब खुद वो दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ मिल गई और मिलने के लिए कोई खास हमने ड्राइविंग फोर्स नहीं है। भाई प्रेशर ऐसा होता कि एक जगह प्रेशर ज्यादा एक जगह कम है तो दोनों गैस प्रेशर को बराबर करने के लिए जाती, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों को आपस में रिएक्ट करना होता तो एक दूसरे से मिलने जाती, ऐसा भी कुछ भी नहीं। उनको ना तो आपस में रिएक्ट करना था, ना कोई प्रेशर डिफरेंस था, किसी फिजिकल पैरामीटर में एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई फर्क नहीं, फिर भी वह दोनों गैसेस आपस में एक दूसरे में मिल गई। इस दौरान न तो हीट एब्जॉर्ब हुई है न हीट लिबरेट हुई है, न तो यह एंडोथर्मिक फिनोमेना रहा है और न ही यह फिनोमेना एक्सोथर्मिक है। इस फिनोमेना के दौरान डेल्टा एच न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। इनफैक्ट इस फिनोमेना के दौरान डेल्टा एच तो जीरो है, कोई एंथैल्पी चेंज है ही नहीं। मींस इस फिनोमेना के दौरान एंथैल्पी का कुछ लेना देना है ही नहीं। फिर भी यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। अब यदि यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है? लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ some physical change, some change that occurs, that took place here. यदि इस जगह पर हमने किसी फिजिकल पैरामीटर में परिवर्तन को देख लिया, किसी फिजिकल पैरामीटर में चेंज को देख लिया, समझ लिया, तो शायद हम प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी को समझ पाएंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल गई? हम कहते हैं इस जगह वाकई में एंथैल्पी का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर किस चीज का है? इट्स द डिजायर ऑफ फ्रीडम। आजादी की तमन्ना। यदि इस जगह पर मैं कोई फिजिकल पैरामीटर को सोचने की और समझने की कोशिश करूं तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, इट्स द डिजायर ऑफ फ्रीडम। डिजायर ऑफ फ्रीडम, आई मीन टू से, हर सिस्टम में, इस यूनिवर्स में हर एक सिस्टम यह चाहता है कि उस पर कोई नियम कानून नहीं हो, उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हो। देयर शुड नॉट बी एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ईच एंड एवरी सिस्टम डिजायर टू लिव ऑन इट्स ओन, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन। वो पूरी तरह से अधिक आजादी चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है। और इस जगह पर शायद वही एक फैक्टर है जो इस प्रोसेस को करवा रहा है। जरा सोचिए, पहले जब स्टॉप कॉक बंद था तो नाइट्रोजन गैस पर आपने एक रूल, एक रेगुलेशन सेट कर रखा था, एंड इट वाज दैट कि नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल को सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में रहना है।
इससे बाहर नहीं जा सकते। इधर ही घूमते फिरते रहो, भटकते रहो, आपस में टकराते रहो, किसी से मिल नहीं सकते, बाहर देख नहीं सकते, कहीं और जा नहीं सकते। Although all the comforts were there with all the nitrogen gas molecules, कोई रहने के लिए जगह की कमी नहीं थी, खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। इसी तरह से ऑक्सीजन पर भी इधर एक रूल रेगुलेशन था कि आपको सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में रहना है, आपस में एक दूसरे से बात करते रहो, टकराते रहो, खेलते रहो, घूमते फिरते रहो, नो प्रॉब्लम। आपके सोने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ इधर उपलब्ध है, मगर बाहर नहीं जा सकते, किसी दूसरे के साथ मिल नहीं सकते। इस तरह का आपने ऑक्सीजन के ऊपर रूल रेगुलेशन बना रखा था। द थिंग इज कि यह नियम न तो नाइट्रोजन को पसंद आ रहा था, न ही ऑक्सीजन को पसंद आ रहा था। कुछ समय तक तो उन्हें यह नियम पालन भी कर लिया, जब तक वो आजाद नहीं हुए थे, जब तक उन्हें मौका नहीं मिला। जैसे ही आपने स्टॉप कॉक उठाया, स्टॉप कॉक उठाते से ही वह नियम, वह कानून, वह रूल, वह रेगुलेशन खत्म हो गया। नाइट्रोजन को अब मौका मिल गया और भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने का, और भी ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का, और भी ज्यादा आजादी ऑक्यूपाई करने का, और भी ज्यादा फ्रीडम ऑक्यूपाई एंजॉय करने का, ऑक्सीजन से मिलने का उसे मौका मिल गया। इसी तरह से ऑक्सीजन को भी मौका मिला कि वो नाइट्रोजन से मिल सकती है, वो नाइट्रोजन के साथ में बात कर सकती है, वो नाइट्रोजन के साथ में टकरा सकती है। और खास बात, दोनों ने मौका बिल्कुल भी नहीं गवाया, उस मौके का भरपूर फायदा लिया। नाइट्रोजन गैस डिफ्यूज होकर इधर चली गई, ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज होकर इधर चली गई। और तो इस जगह पर उन्हें कोई एंथैल्पी को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि उनकी कोई थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ कि उनको सोने के लिए, खेलने के लिए, टकराने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं, मगर फिर भी एक डिजायर ऑफ फ्रीडम थी। देयर वॉज अर्ज ऑफ बीइंग मोर एंड मोर रैंडम, एंड ड्यू टू दैट अर्ज द टू गैसेस डिफ्यूज विथ ईच अदर। ये जो टेंडेंसी है, ये जो मुझको इस फिनोमेना के दौरान होता हुआ दिख रहा है, मैं सोचता हूं कि ये सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की टेंडेंसी नहीं है, ये हमारी भी टेंडेंसी है, ये आपकी भी टेंडेंसी है, ये इस यूनिवर्स में हर एक सिस्टम की टेंडेंसी है। हमारे ऊपर जितने ज्यादा नियम कानून होते हैं, हम उनको ऑबे भले ही करते रहे, मगर हम उनके साथ में बहुत खुश नहीं रहते। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर से सारे नियम कानून हट जाएं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हट जाएं, और हम अपने तरीके से, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। यदि आपको किसी एक घर में कैद कर दिया जाए, उस घर में आपको हर तरह की सुविधा दे दी जाए, आपके पास खाने के लिए हर तरह का सामान हो, हर तरह की अच्छी अच्छी टेस्टी चीजें हो, सोने के लिए, रहने के लिए, खेलने के लिए कंप्यूटर हो, थोड़े फ्रेंड्स भी हो, इंटरनेट भी हो, टीवी भी हो, हर तरह की सुविधाएं हो, मगर आपसे कह दिया जाए कि आपको सिर्फ इस घर के अंदर रहना है, यू आर हाउस अरेस्टेड, वुड यू एंजॉय दैट लाइफ? नेवर। आपको वो लाइफ पसंद नहीं आएगी, आपको वो सारी सुविधाएं पसंद नहीं आएंगी, वो सारी फैसिलिटीज पसंद नहीं आएंगी, आप उनके साथ में परेशान रहोगे। आप यह कहने लगोगे मुझसे सुविधाएं छीन लो, मुझको नहीं चाहिए यहां, मगर मुझको इस तरह से घर के अंदर कैद करके मत रखो, मुझको घूमने फिरने दो, मुझको बाहर की दुनिया भी देखने दो, मुझको सब कुछ देखने दो। आई वॉन्ट टू बी मोर एंड मोर रैंडम, आई वॉन्ट टू सी द यूनिवर्स।
दिस इज द डिजायर, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ होल यूनिवर्स। ये सिर्फ ऑक्सीजन नाइट्रोजन की ही टेंडेंसी नहीं, ये सिर्फ किसी फिजिकल या केमिकल सिस्टम की ही टेंडेंसी नहीं, यह तो मेरी भी टेंडेंसी है, यह तो आपकी भी टेंडेंसी है, ये तो पूरे हर एक सिस्टम की, इस यूनिवर्स में जो है हर एक की टेंडेंसी। और अपनी आजादी को पाने के लिए, अपनी आजादी को बढ़ाने के लिए, अपनी फ्रीडम को बढ़ाने के लिए हर सिस्टम कोशिश करता है, हर सिस्टम प्रयास करता है। और वह प्रोसेस जनरली स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं जिस प्रोसेस के दौरान फ्रीडम बढ़ रही हो, आजादी बढ़ रही हो। नाउ मैं ये जो कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इसको मैं और भी प्रॉपर तरीके से फिजिकली और मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहूंगा। आई कॉल इट रैंडमनेस क्राइटेरियन। रैंडमनेस क्राइटेरियन now the randomness criterion says that the process is spontaneous if randomness increases during the process. Randomness means to what degree the system is enjoying its freedom. अधिक रैंडमनेस मीन्स अधिक फ्रीडम, कम रैंडमनेस मीन्स कम फ्रीडम। इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस, if randomness increases, it means the process is spontaneous. It's a spontaneous process. While if randomness decreases, the process is non-spontaneous. यह एक दूसरा कंसेप्ट, एक दूसरा क्राइटेरियन मेरे दिमाग में आ रहा। मैं कई ऐसे प्रोसेस देख रहा हूं, मैं कई ऐसे प्रोसेस जानता हूं जिन प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी का, हीट का कोई लेना देना नहीं है। ना तो एंथैल्पी बढ़ती है, ना हीट लिबरेट होती है, ना एब्जॉर्ब होती है। एंथैल्पी का कोई लेना देना नहीं है, मगर प्रोसेस सिर्फ इसलिए होता है कि वह प्रोसेस अपनी आजादी बढ़ाना चाहता है, अपनी रैंडमनेस बढ़ाना चाहता है। हम कहते हैं यदि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, यदि रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अब वंस अगेन, ये जो रैंडमनेस टर्म है, ये वंस अगेन इट्स नॉट प्रॉपरली डिफाइंड। ये कोई साइंटिफिक टर्म नहीं हुई, यह कोई फिजिकल टर्म नहीं हुई। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम इसका ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी दैनिक बोलचाल में, कोलोकियल वर्ल्ड में, whenever we speak on our day to day life, रैंडमनेस शब्द का, आजादी का, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है। बट व्हेन वी आर स्टडीइंग साइंस,
तो हमें एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करना ही होगी। हमें एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना ही होगी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच वुड मेजर द रैंडमनेस, which would measure the increase in randomness or the decrease in randomness. हम ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे हम इस क्राइटेरियन को एक प्रॉपर शेप दे सकें, हम इसे न्यूमेरिकली ट्रीट कर सकें। At this junction, at this stage, I am introducing a new thermodynamic quantity. I'll call it entropy. इस समय पर मैं एक नई थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं इस थर्मोडायनामिक क्वांटिटी को एंट्रोपी कहूंगा। I'll denote it by S. देखिए, मैंने चैप्टर को स्टार्ट करते समय थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज बताई थी। मैं एक और बात उस डेफिनेशन को रिकॉल करवा देता हूं। एनी फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड ऑन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, हुज वैल्यू depend on pressure, volume and temperature is termed as thermodynamic quantity. मैंने 4 थर्मोडायनामिक क्वांटिटी उस समय लिखवाई थी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय कैपिटल ई। हम इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें इंटरनल एनर्जी को समझाए हैं, उस पर प्रॉब्लम्स भी करे हैं और उसको हमारे डिस्कशन में हम कई बार लाए भी। हमने एंथैल्पी शब्द को भी अच्छी तरह से समझ लिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद थर्मोकेमिस्ट्री हमने पूरी तरह से हेस लॉ में एंथैल्पी शब्द को ही इस्तेमाल करा है और हर जगह पर हमने ढेर सारी तरह तरह की रिएक्शन के लिए एंथैल्पी डिफाइन भी करी। अब मैं तीसरी थर्मोडायनामिक क्वांटिटी समझा रहा हूं। मैंने इसे कहा है एंट्रोपी विल ऑलवेज डिनोटेड बाय एस। इसे मैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इट डिपेंड्स ऑन थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल। नाउ अब इसकी डेफिनेशन, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इट्स the measure of degree of randomness. It's the measure of degree of randomness or degree of freedom. Entropy is the measure of degree of randomness or the degree of freedom. कोई सा भी सिस्टम कितना रैंडम है या उसके पास कितनी फ्रीडम है, that is measured by measuring the entropy of the system.